Welcome to the Bose Academic classes. तो क्वेश्चन है एग्जामाइन द ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स ड्राइविंग द माइग्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स टू कंट्रीज सच एज कनाडा एंड द यूएस. assess the economic, social and cultural impacts of this migration on both India and host countries. तो जैसा कि आप जानते होंगे कि माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है ना. तो उसके ऊपर एक आंसर लिखने की कोशिश की गई है. तो आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को. तो देखिए, सबसे पहले आंसर की शुरुआत की है कि इंडियन माइग्रेशन टू द वर्ल्ड is a multifaceted phenomena shaped by economic, social, educational and familial motivations. This global diaspora has left an indelible imprint on the host nations, notably in Canada and the United Nations and United States. These migrants maintain strong ties with India while enriching their adopted countries. ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये बताया कि इंडियन माइग्रेशन अभी बहुत तरीके की मल्टी फैसेटेड फिनोमिना से होकर गुजरता है, जिसमें इकोनॉमिक मुद्दा भी रहता है, सोशल रहता है, उसके बाद एजुकेशनल और फैमिलियल मोटिवेशन की वजह से ये माइग्रेशन का सिस्टम चलता आ रहा है. दिस ग्लोबल डायस्पोरा हैज़ लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन होस्ट नेशंस. अब ऐसा नहीं है कि ये माइग्रेशन सिर्फ जिस कंट्री से कोई जा रहा है या फिर जिस कंट्री में कोई आ रहा है उसी के ऊपर निर्भर करता है. ये दोनों कंट्रीज पर बराबर अफेक्ट डालता है. कैसे डालता है हम आगे अपने आंसर में देखेंगे. आगे दिखाया है कि ट्रेड एंड फैक्टर्स ड्राइविंग माइग्रेशन, कि क्या ट्रेड और क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है. सबसे पहले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे लिखा है कि इंडियन कंट्री मैन आर ड्रॉन टू कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएस ड्यू टू प्रॉमिस ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. यानी अच्छी जॉब की तलाश में जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे देशों में जाना शुरू करते हैं. उसके बाद आपका आता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. कई बारी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाया जाता है, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जाया जाता है. ठीक है, जैसे इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर एज इंडियन इमाइग्रेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड इन दिस कंट्रीज ऑफन स्पॉन्सर फैमिली मेंबर्स टू ज्वाइन देम. यानी पहले से किसी किसी के फैमिली मेंबर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद दूसरे लोग भी सोचते हैं, उनको देख के मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी वहां जाना है. उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. एक बेटर क्वालिटी के लिए भी लोग क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं. उसके बाद जो पॉइंट्स डाले गए हैं वो डाले गए हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स. देखिए, इंडिया पर जो क्या नाम है, सबसे पहले दो भाग में इस आंसर को डिवाइड किया है ना, इस टॉपिक को. ये जो इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट है, सबसे पहले ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या असर पड़ता है. सबसे पहले रेमिटेंस. हम जानते हैं कि अभी पिछले 2 सालों से जो हमारा देश भारत है वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजता है. मतलब भारत के लोग जो हैं अपने यहाँ पर डोमेस्टिक में बहुत सारा रेमिटेंस भेजते हैं. उसमें भारत अभी नंबर 1 पे आता है. रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो वो पैसा वहाँ कमाते हैं उसको यहाँ अपने देश में भेजना, बाहर देश से अपने देश में भेजना. ठीक है, जैसे इंडियन माइग्रेंट सेंड सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेज बैक टू इंडिया विच कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड हेल्प इम्प्रूव इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ देयर फैमिली. जाहिर सी बात है भाई, बाहर से पैसा आएगा तो वो फैमिली के भी काम आएगा और कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी वो पैसा बढ़ेगा. उसके बाद आपका आता है डायस्पोरा एंगेजमेंट. जो इंडिया का डायस्पोरा है वो क्या करता है, वो एक्टिव रोल मतलब कि प्ले करता है इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में. ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में और बायलेटरल ट्रेड और टाइस को भी बढ़ाता है. उसके बाद आता है आपका ब्रेन ड्रेन. ये आप जानते होंगे, कई बार सुना होगा कि ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि अपने देश के लोग जब कहीं और जाके काम करें और वहाँ की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन दे, तो कई बार लोग इस चीज़ को ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हमारे यहाँ के अच्छे लोग, अच्छे स्किल्ड वर्कर बाहर देश के लिए इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं और वहाँ के देश को विकसित कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद ये तो थे इंडिया पे. अब होस्ट कंट्रीज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. इंडिया के इमाइग्रेंट, बहुत सारे देशों के क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी इकोनॉमी में अपने स्किल से, लेबर से और अपनी एंटरप्रीनियरशिप से. उसके बाद डाइवर्सिटी. इंडियन माइग्रेशन इनरिच करता है किस चीज़ में, कल्चरल डाइवर्सिटी में होस्ट कंट्री के, और कंट्रीब्यूट करता है वाइब्रेंट और कल्चरल सोसाइटी. उसके बाद क्या कुछ सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं भारत के अंदर इस इमाइग्रेशन को लेकर के. बिल्कुल है, देखिए इमाइग्रेशन एक्ट है यहाँ पर. ठीक है, जिसमें सरकार रेगुलेट करती है रिक्रूटमेंट और माइग्रेशन इंडियन वर्कर्स की एब्रोड में, यानी बाहर जो भेजती है, और इंश्योर करती है उनकी प्रोटेक्शन को. उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस है, जैसे कि क्या नाम है, एनुअल इवेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, है ना.
ये हर साल मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि किस दिन मनाया जाता है। मैं इतना हिंट दे देता हूँ कि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि वो डेट कौन सी है, ये आपका होमवर्क है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, कुछ स्किल इंडिया करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे क्या नाम है पता चलता है कि क्या नाम है इनिशिएटिव लाइक स्किल्स इंडिया एम टू इक्विप इंडियन नेशनल्स विद स्किल्स दैट आर इन डिमांड एब्रोड। जो भी मतलब कि एब्रोड में जिस स्किल की डिमांड होती है वो स्किल सिखाई जाती है हमारे देश में, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छे से जॉब मिल सके। अब देखिए इतना आसान तो है नहीं, आप अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। अब कुछ चैलेंजेस जो कि फेस करते हैं माइग्रेंट्स हमारे, पहला है कल्चरल एडजस्टमेंट। आप दूसरे देश में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कल्चर अलग होगा तो उसको एडजस्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी बात है एक तरफ उनके खुद के लोग और एक तरफ फॉरेनर लोग, तो ज़्यादा प्रेफरेंस उनके खुद के लोगों को ही मिलेगी, तो वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। फिर आता है आपका लीगल इश्यूज़, कई तरीके के लीगल इश्यूज़ होते हैं। आप कई लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अपने देश के कानून तो लोगों को पता नहीं है यहाँ पर, और आप दूसरे देश में जाके रह रहे हैं तो आपको वहाँ के जो कानून होंगे, जो भी वहाँ के नियम होंगे, उसे पता करने में बहुत समय लगेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, भाई सही सीधी सी बात है कि इतनी जल्दी कोई लैंग्वेज सीखता नहीं है ना, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि आप कितनी भी इंग्लिश सीख लीजिए, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो वहाँ की लोकल होती है जिसमें कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। उसके बाद आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि रंग भेद की जो भेदभाव होता है ना, उसको भी बहुत लोग फेस करते हैं वहाँ पर। उसके बाद है कुछ मेशर्स एड्रेस करने के चैलेंज को, यानी कि इस चैलेंज को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है कल्चरल इंटीग्रेटिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कल्चर के बारे में बताना, उसके बाद कुछ इंटीग्रेशन करना यानी कि एकता बनाना। दूसरा है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज ला सकते हैं, यानी कि बहुत तरीके के जो भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ आप क्या नाम है कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। फिर स्किल मैचिंग कर सकते हैं, यानी कि जो इंसान जिस चीज़ में अच्छा है उसको उसी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए, यानी कि उसको वो चीज़ सिखा के भेजनी चाहिए। उसके बाद बायलेटरल एग्रीमेंट होने चाहिए, है ना, सभी देशों के साथ, और एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों के बाद मैंने कंक्लूजन डाला है, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन माइग्रेशन विद वेलबींग एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स इज एसेंशियल फॉर बोथ इंडियन एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज। दोनों के लिए ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाला है इफेक्टिव पॉलिसीज, सोशल सपोर्ट एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैन कंट्रीब्यूट टू अ सक्सेसफुल माइग्रेशन एक्सपीरियंस फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो ये था कंक्लूजन, इसी के साथ ये आंसर खत्म हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगर इस पे कुछ पॉइंट और ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।